स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए ठीक उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में न्यू कैसल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके किसी परीक्षा में पूछा गया होगा जिसमें आपका एक चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं रहा होगा, इसलिए ये आंसर यहीं पर लिखा गया है। लेकिन इंग्लैंड में न्यू कैसल कहाँ है, इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म का एक पर्व है? तो सागा दावा बौद्ध धर्म का एक पवित्र पर्व है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का कौन सा पवित्र पर्व है? सागा दावा है। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के असली संस्थापक कौन है? तो इसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जैन धर्म के असली जो संस्थापक हैं वर्धमान महावीर स्वामी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। मंदिर निर्माण कला में जो विमान शैली का प्रचलन किया गया था वो किस काल में किया गया था? तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसका नाम है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट राजवंश में विमान शैली का प्रचलन किया गया था और ये विमान शैली जो है मंदिर निर्माण से संबंधित है। तो इन तीनों चीज़ों को रट लीजिएगा कि विमान शैली का प्रचलन राष्ट्रकूट राजवंश में किया गया था और ये मंदिर निर्माण कला से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस सुल्तान ने नहर सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत किया था? तो मध्यकालीन भारत में फिरोज शाह तुगलक ने नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की शुरुआत किया था। तो नहरों से सर्वाधिक जो सिंचाई होती थी, नहरों का सर्वाधिक जाल जो बिछाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में बिछाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निषाद बाग किसने बनवाया था? तो ये जो निषाद बाग है ये कश्मीर में है और इस निषाद बाग को किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। आप इस चीज़ को रट लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके वन लाइनर प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं बार बार, इसलिए वीडियो को एक बार ध्यान से देखकर इन सारे प्रश्नों को रट लीजिएगा। अभी तक जितने आपके हिस्ट्री में प्रश्न लेक्चर कराए गए हैं उनमें जितने भी प्रश्न कराए गए हैं उनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में ही अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से लगभग सारी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश किसके लिए विख्यात था? तो जो हमारा गुप्त वंश था, गुप्त वंश था वो साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात है। तो साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए कौन सा राजवंश विख्यात है? गुप्त वंश विख्यात है। आगे बढ़ते हैं, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो इसको हम लोग अनेक बार अपने पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं कि वास्को डी गामा पहली बार कालीकट पहुंचा था 1498 में। ये कालीकट कहाँ पर है? केरल राज्य में है। तो 1498 में वास्को डी गामा पहली बार कालीकट के तट पर पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? विदेश में हुई थी। और ये वर्तमान समय में कहाँ गए थे? ताशकंद समझौते के लिए रसिया गए हुए थे। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश है जिसका नाम है पांड्य वंश। तो पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था? तो पांड्य वंश का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो मदुरई हुआ करता था। दक्षिण भारत के एक और प्रसिद्ध राजा हैं जिनका नाम है राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने अपने बंगाल अभियान के समय बंगाल का राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था और बंगाल पर आक्रमण करने के समय बंगाल का जो राजा था वो देवपाल था। तो राजेंद्र चोल ने देवपाल को हराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में सबसे पहले भारतीयों को कब शामिल किया गया? तो भारत के गवर्नर जनरल की एक विधायी परिषद होती थी जिसमें भारतीयों को सबसे पहले 1961 में शामिल किया गया। किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1961 में आया था जिसमें गवर्नर जनरल की विधान परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। इस डाटा को, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो ऐसा कौन सा नियम था जो असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था? तो कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करना ये असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख भाग नहीं था। ठीक है, तो कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करना असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख भाग नहीं था। आगे एक आपका महत्वपूर्ण डाटा दिया गया है, कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे। तो अष्टदिग्गज कहाँ रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। इन अष्टदिग्गज से हमारा क्या मतलब होता है? अष्टदिग्गज से मतलब होता है 8 महान विद्वान। तो अष्टदिग्गज का मतलब होता है 8 महान विद्वान।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर की भू राजस्व प्रथा किस नाम से जानी जाती थी? तो अकबर की जो भू राजस्व प्रथा है वो बंदोबस्ती प्रथा है, इसको हम लोग कहते हैं, अथवा जब्ती प्रथा कहते हैं। और इस भू राजस्व प्रथा की देखभाल कौन करता था? राजा टोडरमल कहते थे। इस प्रकार हम लोग इसे टोडरमल की राजस्व प्रथा भी कहते हैं। तो इन 3 नामों को याद रखिएगा। ये अकबर की भू राजस्व प्रथा का अलग अलग नाम है, बंदोबस्ती प्रथा, जब्ती प्रथा, टोडरमल की राजस्व प्रथा। तो इन तीनों नामों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राजा ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए फ्रांस के राजा नेपोलियन से सहायता मांगी थी? तो फ्रांस के राजा नेपोलियन से सहायता टीपू सुल्तान ने मांगी थी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए। इस डाटा को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में सबसे पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था मध्यकालीन भारत में। आगे बढ़ते हैं। एक प्रमुख दर्शन है जिसका नाम है विशिष्टाद्वैत का दर्शन। तो विशिष्टाद्वैत का दर्शन किसने सिखाया था? तो विशिष्टाद्वैत का जो दर्शन सिखाया था वो रामानुज ने सिखाया था। तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का दर्शन सिखाया था या इसके बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण आपका फैक्ट दिया गया है कि सारनाथ में अशोक का एक स्तंभ स्थित है। तो अशोक का एक स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है? बनारस के नज़दीक में है। और उस स्तंभ को हम लोग क्या जानते हैं? सिंह स्तंभ के नाम से जानते हैं। इसमें किसके चित्र बने हुए हैं? इसमें हाथी, घोड़ा और सिंह के चित्र बने हुए हैं। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा के रूप में आपको याद रखना है कि सारनाथ में अशोक का एक स्तंभ है, उस स्तंभ को सिंह स्तंभ के नाम से जानते हैं। इसमें किसके चित्र बने हैं? इसमें हाथी, घोड़ा और सिंह के चित्र बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? हमारे जीवन से रोशनी चली गई है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और कब कहा था? गांधी जी की मृत्यु के पश्चात कहा था। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक हम लोग अनेकों बार अपने ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक विकसित थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में विकसित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो कितना है? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन हैं? तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं अग्नि। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? अग्नि हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन हैं? तो वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं इंद्र। और ये किसके देवता थे? इंद्र वर्षा और वज्र के देवता थे। तो वर्षा कराने के लिए और वज्र एक हथियार होता है, उसके देवता कौन है? इंद्र। और इंद्र वैदिक काल के एक प्रमुख देवता हैं। बुद्ध का क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध का क्या मतलब होता है यहाँ पर ये बताया गया है। बुद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का मतलब होता है जो इंसान चतुर हो, समझदार हो, उसको हम लोग प्रबुद्ध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब अकबर किशोर था तो उसका अभिभावक कौन था? तो अकबर 14 वर्ष की आयु में राजा बनाया गया था और उस समय मुगल सेना के जो सेनापति थे बैरम खां, वही अकबर के अभिभावक थे। इस प्रश्न को भी हम लोग अपने ही लेक्चरों में अनेक बार पढ़ चुके हैं कि अकबर के जो अभिभावक थे वो बैरम खां थे। और बैरम खां कौन है? मुगल सेना के सेनापति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक संवत को कब स्टार्ट किया गया? तो शक संवत को 78 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट किया गया। तो 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत को स्टार्ट किया गया। इस डाटा को आप याद रखिएगा। और ये किसने स्टार्ट किया था, किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने प्रारंभ कराया था। तो शक संवत किसने प्रारंभ कराया? कनिष्क ने प्रारंभ कराया। 78 ईस्वी पूर्व में इसको प्रारंभ कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वास्को डी गामा सबसे पहली बार भारत के समुद्री मार्ग से कहाँ पर पहुंचा था? केरल के कालिकट तट पर पहुंचा था। ये कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। इसको अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि वास्को डी गामा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए सबसे पहले केरल के राज्य के कालिकट तट पर पहुंचा हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डाटा है कि जब हम लोग भारत आते थे उस समय तो आशा अंतरीप द्वीप से होकर आते थे। ये आशा अंतरीप द्वीप
आज का वर्तमान समय का दक्षिणी अफ्रीका है। तो दक्षिणी अफ्रीका जो क्रिकेट टीम है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे वाला जो देश है दक्षिणी अफ्रीका, उसी को हम लोग आशा अंतरिक्ष द्वीप कहते थे। जब यूरोप से जहाज़ चलते थे तो पहले कहाँ रुकते थे? दक्षिणी अफ्रीका रुकते थे, उसके बाद ये भारत में आते थे। तो वास्को डी गामा जब भारत आया था तो समुद्री मार्ग से आया था। कहाँ पर रुका था? आशा अंतरिक्ष द्वीप से रुक कर आया था, और उसके बाद ये कहाँ पहुँचा? केरल राज्य के कालिकट तट पर पहुंचा था। इस सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बंगाल में विलियम जोन्स ने किया था। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।